हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी भाई। हम लेकर गए नई वीडियो जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 3 ट्वेल्थ क्लास का, जिसका नाम है मानव जनन। ठीक है ना। तो यहाँ हम जो है मानव जनन को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक एक वर्ड, एक एक लाइन हम समझने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लेवल तक पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें जो नीट में आती हैं बाहर से, उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। वैसे नीट में आती नहीं है बाहर से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देगा। ठीक है ना बात। तो चलिए तो करते हैं फिर अपना चैप्टर को शुरू। ये है पहली लाइन, यहाँ लिखा गया है, जैसा कि आप जानते हैं मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। इसका मतलब होता है कि जो मनुष्य होता है वो आपका लिविंग बीइंग को जन्म देता है, और वो आपका वीवी पैरस होता है। वीवी पैरस होने का मतलब ये होता है कि बच्चों को जन्म देते हैं। जरायुज का मतलब होता है कि वो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। आगे लिखा है, मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण। देखिए यहाँ से आप ध्यान रखना, यहाँ से ये टर्म्स होती हैं कुछ, तो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एक एक वर्ड जो पता होने चाहिए। जैसे ये वीर्य सेचन लिखा है, तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका यही, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है वीर्य सेचन। मतलब पहले आप सीमेन जो है, सबसे पहले तो ये होगा कि युग्मक जो है मिलेंगे, मतलब युग्मक का जो है स्थानांतरण होगा। उसके पश्चात जो है युग्मकों का मिलना होगा, जिसे आप निषेचन कहते हो। निषेचन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके पश्चात आपका जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जो कि आपका एक द्विगुणित कोशिका होता है, दो अगुणित कोशिकाओं के मिलने से जो बनता है, ये आपका जाइगोट कहलाता है, जिसे आप युग्मनज भी कहते हो। युग्मनज आपका एक द्विगुणित कोशिका होता है, जिससे भविष्य में आपके भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण से फिर आपका संतान का निर्माण होता है। आगे लिखा है, इसके बाद कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट, मतलब जो जाइगोट होता है वो डेवलप होकर के आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एक संरचना बनता है। ये आप आगे जाकर समझोगे कैसी होती है संरचना। तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना। अंतरोपण, देखिए यार इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लांटेशन। आपको पता होनी चाहिए एक बात, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर दूँ कि इम्प्लांटेशन जो है वो ब्लास्टोसिस्ट का होगा। आपसे कभी ये सवाल अगर पूछा जाए कि इम्प्लांटेशन के समय जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, तो आपका उत्तर होगा इम्प्लांटेशन जो होता है वो आपका ब्लास्टोसिस्ट का होता है, ना कि किसी और संरचना का। आगे लिखा है, भ्रूणीय परिवर्तन, गर्भावधि और शिशु के जन्म की क्रियाएं घटित होती हैं। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु का बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में ये 50 वर्ष पर जाकर के रुक जाता है। तो ध्यान रखना, स्त्रियों में एक स्टेज आती है 50 साल पर, जिसको आप कहते हो मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब होता है कि उसकी जो मासिक चक्र जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, वह रुक जाती है और एग का बनना भी स्टॉप हो जाता है, एग नहीं बनता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे लिखा, आइए हम मानव और स्त्री पुरुष में जनन तंत्रों की रचना करते हैं। तो भैया तो आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे जो है स्पर्म बनते हैं, कैसे एग बनता है और कैसे उनका निषेचन होता है। तो सबसे पहले पुरुष जनन तंत्र के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो भैया पहले हमारा भी काम है कि हम पहले पुरुष जनन तंत्र को ही समझें। उसमें भी तीन पार्ट हैं, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 3 जगह से हमें उसको पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा समझने वाला पार्ट है वो ये होता है कि देखिए, जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है और वो बच्चा जो है बेबी बॉय होता है, मतलब वो लड़का होता है, तो लड़के में वो जो उसके जो टेस्टिस होते हैं, उसका जो वृषण होते हैं, ध्यान रखना यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मेल होते हैं उनमें जो मेन ऑर्गन है वो आपका क्या होता है, वृषण होते हैं। मतलब प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्रमुख जो जननांग जिन्हें कहा जाता है, वो आपके वृषण होते हैं और बाकी सहायक जननांग होते हैं। तो वृषण के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, वृषण जो हैं, जो मेल होते हैं, उस बच्चे में वो उदर गुहा में आपके पाए जाते हैं। तो वो वहाँ से ध्यान रखना, वो आपके विकसित होकर के नीचे
बॉडी से बाहर एक जो कवच होता है, मतलब एक तरह की एक थैली के समान संरचना होती है, जिसको आप वृषण कोष, अंडकोष कह सकते हो, या इंग्लिश में उसको आप स्क्रोटम कहते हो, वहाँ पर उतर आते हैं। ठीक है, तो पहले हम वही देखेंगे। देखिए ऐसा है, बॉडी में, मेल की बॉडी में कुछ इस तरह का एक फोल्ड पाया जाता है यहाँ पर, जो कि श्रोणी वाले भाग में, पेल्विस वाले भाग से नीचे की तरफ होता है। इस तरह से एक आपका कैविटी पाई जाएगी जो थैली नुमा संरचना होती है। इसमें सबसे पहली बात ये है, ये यहाँ पर एक एरिया होता है ये, जिसको हम कहते हैं वक्षण नाल। वक्षण नाल ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है आपको, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंग्यूनल कैनाल। तो ध्यान रखना, इंग्यूनल कैनाल होती है ये, जो आपकी इस वृषण कोष को, जो आपका वृषण कोष है जिसको आप कहते हो स्क्रोटम, इसको ऊपर बॉडी से जोड़ के रखती है। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखोगे। अंदर से वृषण कोष जो होता है वो आपका दो भागों में इस तरह से बटा होता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद आप ध्यान रखोगे कि यहाँ से आपके जो एब्डोमेन होती है, वहाँ से टेस्टिस जो वृषण होते हैं आपके, ध्यान रखना, मैच्योर होकर के आपके टेस्टिस ऊपर से, जहाँ एब्डोमेन होती है आपकी, वहाँ से नीचे यहाँ टेस्टिस से, सॉरी, स्क्रोटम में नीचे आ जाते हैं। आप ये बात ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आ जाते हैं। कुछ जगह पर यह देखा जाता है किसी किसी बच्चे के अंदर कि भाई टेस्टिस जो है उसके, जो उसके जो वृषण है उसके, वो आपके ऊपर वहीं उदर गुहा में ही रह जाते हैं, एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, नीचे नहीं आ पाते। तो उसके लिए एक बीमारी होती है, उसको डिजीज़ बोलते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो वृषण है उसके, वो वहाँ से एब्डोमेन से निकल करके कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाते हैं, अपनी अपनी ओर के जो वृषण कोष है इसमें आ जाएंगे। इधर भी आ जाएगा, इधर वाला इधर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। दोनों कोषों के, मतलब एक, दोनों कोषों के बीच में एक आपका पट होता है, ये इसको कहते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सेप्टम, एक दीवार होती है। तो अपनी अपनी ओर के, दोनों ओर के जो टेस्टिस होते हैं, दोनों ओर के वृषण होते हैं, वो आपके नीचे एक गद्देदार संरचना, आप समझिए ऊतकों की बनी हुई एक संरचना के ऊपर आकर के रखे जाते हैं। इस संरचना को मेरे बच्चों कहते हैं गुबर्नेकुलम। क्या कहते हैं भैया? गुबर्नेकुलम। तो भैया ध्यान रखना, ये गुबर्नेकुलम एक ऊतक की बनी हुई संरचना होती है। ऊपर से कहाँ से? एब्डोमेन से जो टेस्टिस होते हैं वो जब नीचे स्क्रोटम में उतर कर आते हैं तो वो आकर के इसके ऊपर रखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। फिर दूसरी बात आप क्या ध्यान रखोगे, जो आपका स्क्रोटम होता है इसके अंदर ध्यान रखना, स्क्रोटम में, ये वृषण कोष में नीचे यहाँ पर आपके कुछ मसल्स मिलती होती हैं। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, कुछ मसल्स मिलती होती हैं यहाँ पर नीचे। उन मसल्स को कहते हैं डार्टोस मसल। क्या कहते हैं? डार्टोस मसल। तो भाई ध्यान रखना, इस डार्टोस मसल का काम होता है, ये जो स्क्रोटम है, जो वृषण कोष है, इसको बॉडी से बाहर ले जाने में, कई बार बॉडी की तरफ ले जाने में मदद करती होती है, ठीक है ना। कुछ और पेशियों के गुच्छे, मतलब कुछ और मसल्स के गुच्छे आपके इसकी दीवारों में इधर पाए जाते हैं आपके, उनको कहते हैं क्रेमेस्टर मसल। तो ये सवाल हैं, बस सीधे सीधे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि क्रेमेस्टर मसल्स कहाँ मिलती हैं, तो आपका उत्तर होगा क्रेमेस्टर मसल जो है वो वृषण कोष में पाई जाती हैं, ये पूछ लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जो दोनों ओर के जो आपके वृषण हैं, ये उदर गुहा से ऊपर की तरफ आपके एक स्पर्मेटिक कोड जो होती है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। अगर मैं बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह की एक संरचना है, मान लीजिए ये, इससे ये अपनी उदर गुहा में जुड़े रहेंगे। इसको हम कहते होते हैं स्पर्मेटिक कोड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड, हिंदी में इसको कहा जाता है वृषण दंड। तो कोशिश करना इंग्लिश में याद रखना, वृषण दंड से जुड़े रहते हैं। तो सवाल ये आ जाता है कई बार कि भाई बताइए, जो वृषण दंड होती है इसमें आपका क्या होता है, तो आप बता देना कि भैया इसके अंदर आपकी वैस डिफरेंस होती है। आप आगे चलकर अभी पढ़ोगे वैस डिफरेंस क्या होती है। वैस डिफरेंस को कहते हैं हिंदी में शुक्र वाहिनी। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा,
आपके लिए शुक्रवाहिनी भी नया शब्द है, आपके लिए वास्ट डिफरेंस भी नया शब्द है। तो आप कोशिश करें वास्ट डिफरेंस याद करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो ये शुक्रवाहिनी जो होती है इसके अंदर आपकी कुछ आर्टरी धमनियाँ होती हैं, कुछ इसके अंदर वेन्स होती हैं, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं जो कि टेस्टिस को ऊपर की तरफ जोड़ के रखती होती हैं, ठीक है। रुधिर वाहिनियाँ वगैरह यहाँ पर आई होती हैं, तो उससे जुड़ा रहता है टेस्टिस अपनी ओर के एब्डोमेन से, ऊपर के जो एरिया है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है मेरे बच्चों कि ये आपके टेस्टिस जो होते हैं ये बॉडी से बाहर इस कवरिंग में क्यों रहते होते हैं, ठीक है। तो मतलब उदर गुहा, ये ऊपर का जो एरिया है इसको कहते हैं एब्डोमेन को कहते हैं उदर गुहा। तो मतलब बात यह है कि उदर गुहा से बाहर क्यों रहते होते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। वृषण के अंदर आपके शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु बनते होते हैं। ध्यान रखना वृषण जो है वो यदि आपके उदर गुहा से नीचे नहीं आए, ठीक है, अगर उदर गुहा से नीचे नहीं आए तो एक बीमारी हो जाती है, उसे नोट कर लेना। लो मैं बता देता हूँ, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। सवाल क्या है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या बीमारी है, तो भैया आप बता दोगे कि वृषण अगर उदर गुहा से नीचे नहीं जाते हैं तो बीमारी हो जाती है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, जिसकी वजह से जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण नहीं कर पाते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। तो क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हमें शरीर के तापमान से 2 से 3 या 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणु बनाने के लिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए ही जो आपके वृषण होते हैं वो नीचे वृषण कोश में आते हैं। जब यदि अगर मान लो ऐसा हो कि वृषण कोश का ताप जो है वो घटने लगे, सर्दियों में ऐसा होगा कि भाई बाहर जो है तापमान घटने लगता है, तो जो डाल्टोस पेशी है, ये डाल्टोस मसल है, ये आपकी जो डाल्टोस मसल है, इसका काम नोट कर लेना आप कि ये आपकी इसकी त्वचा यहाँ से थोड़ी सी मतलब कड़ी कठोर हो जाती है, और ये जो क्रेमेस्टर मसल है ये आपकी खींच करके वृषण को, आपके वृषण कोश को बॉडी की तरफ ले जाती है। बॉडी में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जिससे कि जो घटा हुआ टेम्परेचर है बाहर का उसका मेंटेनेंस हो जाता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। और इस डाल्टोस मसल के सिकुड़ जाने के कारण जो वृषण कोश है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, और क्रेमेस्टर जो मसल है ये आपकी खींच के इसको बॉडी की तरफ ले जाती है ताकि जो है टेम्परेचर का मेंटेनेंस हो सके। तो ये 2 सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। तो पहला पैराग्राफ जो आपकी किताब जो शुरू कर रही है वो पहले यही सब बता रही है, ठीक है, वृषण के कोर्स के बारे में। तो पहले वही पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणी क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है, बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक ग्रंथियाँ, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। शरीर में, देखो पहला पैराग्राफ है, सवाल इसी में से आएगा, पहले पैराग्राफ से अंत। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं या स्क्रोटम कहते हैं। तो इतना तो एनसीईआरटी ने आप पे भी कर्म कर दिया है थोड़ा सा, कि आपको बता दिया इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं, क्योंकि ये वृषण कोश तो देंगे नहीं, स्क्रोटम ही देंगे पेपर में, ठीक है जी। फिर लिखा है वृषण कोश वृषणों के तापमान को। तो ये सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, नीट में बहुत बार पूछा जाता है। कितना टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, कितना मतलब 2 to 2.5 डिग्री, कुछ किताबों में 3 डिग्री तक मिलता है। तो ध्यान रखना आपको, तो नीट में एनसीईआरटी से ही करके आना है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, बोर्ड में भी यहीं से आएगा। लिखा है कि वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई, ये साइज आपको याद करना है भाई बच्चों, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई मेरे बच्चे 2 से 3 सेंटीमीटर, ये याद करनी है। डाटा है, ये नीट में आएगा, बिल्कुल एक वर्ड ध्यान रखना है, डाटा है, डाटा वाले क्वेश्चन लिख लेना, कहीं नोट कर लेना पेपर पे, ठीक है। आगे लिखा है कि वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। इस पर अभी बात की जाएंगी, प्रत्येक वृषण में क्या होता है
वृषण की संरचना पर पूरी अच्छे से बात करी जाएगी। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि हर एक वृषण में लगभग 250 से 300 तक जो कक्ष होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। कई जगह पर आप पढ़ोगे कि भाई 200 से 400 पिंडों में बटा रहता है, तो वो अलग बात है। यहाँ इन्होंने कहा 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। तो भैया देखिए, हर एक टेस्टिस, हर एक वृषण आपका 250 तक चैम्बर्स में बटा होता है, जिनको आप टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हो। तो ये सवाल अभी इस पर हम बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं। एक टेस्टिस की संरचना को बहुत अच्छे से देखेंगे, फिर आपकी बुक में जो डायग्राम्स हैं उन पर थोड़ी बात करेंगे। तो पहले हमारा काम है कि हम टेस्टिस की जो संरचना है उसको देखें। चलिए देखते हैं, या फिर पहले जो है, नहीं पहले हम जो है वही देखते हैं टेस्टिस की संरचना ही। तो कहाँ पर बनाया जाए डायग्राम, यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ पर जगह है, यहाँ पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। चलिए देखिए साहब, ऐसा है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। हर एक टेस्टिस, आपके 2 टेस्टिस हैं तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं पहले मैं आपको सामान्य बताऊंगा। सामान्य बात ये है कि ये एक टेस्टिस है, मान लीजिए ये एक टेस्टिस है। तो कॉमन आप क्या जानेंगे कि एक टेस्टिस के अंदर आपका कुछ इस तरह से, मैं तो समझा रहा हूँ अभी ना, अभी अच्छा डायग्राम भी बनाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह से आपका, मान लीजिए टेस्टिस आपका अंदर से कुछ कंपार्टमेंट या कुछ कमरों में इस तरह से बटा होता है, ठीक है, ठीक है जी। ये इतनी बात ध्यान रखना। हर एक चैम्बर के अंदर, देखिए चैम्बर कितने बताए, 250 से 300। तो 250 से 300 आपके क्या हुए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250-300 क्या है जी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक के अंदर मेरे बच्चों यहाँ पर इस तरह से, मान लीजिए अभी आप समझ रहे हैं, तो कॉपी वाला डायग्राम मतलब वैसा नहीं बनाएंगे, समझने वाला बनाएंगे। हर एक चैम्बर के अंदर 1 से लेकर के 3 तक कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या बोल रहा हूँ, हर एक चैम्बर के अंदर 1 से 3 तक कुछ नलिकाएं मिलती हैं, जिनको कहते हैं शुक्र जनक नलिका। शुक्रजनक नलिका यानी मेरे बट्टे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हर एक टेस्टिस के अंदर आपके इस तरह से 1 से 3 तक कुछ आपकी नलिकाएं पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिन्हें कहते हैं। जो स्पर्म का बनने का, जो आपके शुक्राणुओं का बनने का कार्य है, वो इसके अंदर पूरा होता है, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन सी बात थी। अब मैं आपको एक अच्छा सा टेस्टिस का डायग्राम बना करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप कुछ चीज़ों को अच्छे से समझोगे, ठीक है ना। चलिए इसको हटा देते हैं। आप लोग एक एक लाइन मेरे साथ पढ़ते रहना एनसीईआरटी की, ये आपको नीट के टॉपर तक ले जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। यही इंपॉर्टेंट बात है, बाकी कुछ नहीं आने वाला, पेपर ऐसे आसान ही आता है, ठीक है। वो कोचिंग वाले बस ऐसे पैसे बनाते रहते हैं आप लोगों से ना। तो देखिए ऐसा है भाई, मान लीजिए ये एक टेस्टिस की कवरिंग बना रहे हैं। पहले हम यहाँ पर मान लीजिए ये आपके टेस्टिस की कवरिंग है, इस तरह से कुछ, ठीक है जी। ये अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जो ह्यूमन टेस्टिस है उसकी 3 जो कवरिंग्स होती हैं, आप ध्यान रखना 3 कवरिंग्स होती हैं, जिसमें से जो मेन कवरिंग होती है वो आपकी होती है ये जो मैंने बनाई है अंदर वाली, इसकी बात करेंगे अभी। इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अंदर वाली कवरिंग को कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही होती है जो पूरे टेस्टिस को बांट के रखती है चैम्बर्स में। जो पूरा कवरिंग बनाई हुई है ना, वो सारा किसका काम है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का काम है। तो आप समझिएगा कि ये मान लीजिए ये कवरिंग है आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। हिंदी में इसको कुछ नहीं कहते, एल्ब्यूजिनिया इस तरह आप याद रखिएगा, कुछ और याद करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, यही आपकी इसको अंदर से इस तरह से, मान लीजिए इसी ने इसको इस तरह से चैम्बर्स में बांटा हुआ है। हम तो समझेंगे चैम्बर्स में कैसे बटा होगा, कुछ इस तरह से। मान लीजिए आपका टेस्टिस अंदर से
कुछ उसके अंदर खाने बने हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं वही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है ना। यही अंदर धंस के ध्यान रखना, एल्ब्यूजिनिया स्तर जो होती है इसी में से पट्टियां निकल करके अंदर की तरफ धंस करके टेस्टिस को अंदर से कई भागों में बांट देती है। जो वर्षण पालिकाएं बनती हैं, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल बनते हैं, वो इसी से बनते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से। बाहर इसके लेयर होती है ट्यूनिका वजाइनेलिस। आप ये ना समझना ये फीमेल में होती है, मेल में भी होती है। आउटर लेयर होती है ट्यूनिका वजाइनेलिस। इसके अंदर आपको एक और लेयर मिल जाएगी जो कि आपकी यहाँ मान लो है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो 3 लेयर आपको ध्यान रखनी है, ट्यूनिका वजाइनेलस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, 3 लेयर होती है, ठीक है जी। अब आपको देखना है हो क्या रहा है। नेक्स्ट बात, हर एक इसके अंदर कलर बदल लेता हूँ। आपके जो ये है, ये जो लोब्यूल्स हैं, जो आपकी वर्षण पालिकाएँ हैं, इनके अंदर इस तरह से आपका, हमने कहा था एक के अंदर 1 से 3 तक ट्यूब्स होती हैं, तो वो इस तरह से हम बना लेते हैं। लो, कुछ इस तरह की ट्यूब्स होती हैं जो कि आपकी स्पर्म बनाने में मदद करेंगी, इसको हम बाद में देखेंगे। ये यहाँ पर निकल करके, मतलब बहुत सारे 250 चैम्बर हैं, आपको पता है, एक आधा चैम्बर तो है नहीं, तो 250 चैम्बर में से निकल करके बहुत सारी ट्यूब जो होती है वो इस तरह से एक जाल यहाँ पर बना लेंगी। ये इसको हम कहते हैं वर्षण जालिका, या फिर इसको कहते हैं रेटेड टेस्टिस। आप दोनों नाम याद रखें, वर्षण जालिका आपकी किताब में ही दिया गया नाम है, यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये है, इसे कहते हैं रेटेड टेस्टिस। और ये वर्षण पालिका जो है बेटा, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है जी। तो रेटेड टेस्टिस यहाँ से निकलते हैं, फिर ये यहाँ पर देखिए इस तरह से बाहर निकलेंगे। इसके अंदर से ये कुछ नलिकाएं, जो आपकी कुछ नलिकाएं इसमें से रेटेड टेस्टिस में से बाहर निकलती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपके जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, जो नलिकाएं आपकी स्पर्म बनाएंगी, जिनको हम ST लिख देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनके अंदर स्पर्म बनेंगे। स्पर्म बन के रेटेड टेस्टिस में आएंगे। रेटेड टेस्टिस से स्पर्म जो है बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बाहर जाने के लिए क्या होती हैं, कुछ नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं को क्या कहा जाता है, उन्हें कहते हैं वैस डिफरेंस। क्या कहते हैं, वैस इफरेंस, सॉरी डिफरेंस नहीं कहते, इफरेंस कहते हैं, या वैस इफरेंसिया। ध्यान रखना, रेटेड टेस्टिस से निकल करके आपकी क्या बनती है, वैसा इफरेंसिया बनती है। वैसा इफरेंसिया जो आप डायग्राम में यहाँ भी देख रहे होंगे, जिनको हम कहते हैं शुक्र वाहिका। क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका कहते हैं। वैस इफरेंस को क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। शुक्र वाहिका यहाँ से स्पर्म्स को लेकर के बाहर निकलती है और जाकर के जुड़ जाती है आपकी एक और ट्यूब जैसी संरचना के साथ, जिसे कहा जाता है एपिडिडाइमिस। जिसे क्या कहा जाता है, एपिडिडाइमिस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, ये यहाँ पर खुलेगी एक नलिका के अंदर, जिसको हम ऐसे बना देते हैं तुम्हारे समझने के लिए। ये मान लीजिए यहाँ पर वो नलिका है, बड़ी सी, इस तरह से टेस्टिस के साथ साथ लगी रहती है। यहाँ पर इस तरह से यूँ मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से निकलेगी फिर इसके अंदर से यहाँ से। तो इसको अपने कहते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है जी। अब यहाँ से स्पर्म निकलेंगे, वो किसके अंदर जाएंगे, एपिडिडाइमिस के, जिसको आपकी बुक में लिखा गया है हिंदी में अधिवर्षण, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, अधिवर्षण के अंदर जाएंगे। अधिवर्षण से फिर आपकी जो नलिका निकल रही है, जो लेकर के इनको स्पर्म्स को बाहर निकलेगी। देखो, टेस्टिस के अंदर क्या क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल आपके किस में रहते हैं, वर्षण पालिकाओं में रहते हैं। वर्षण पालिकाओं के अंदर से ट्यूब जो होते हैं स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म निकल के वर्षण जालिका में जाते हैं, जिसको आप रेटेड टेस्टिस कहते हो। वहाँ से वो वैस इफरेंस, ये रास्ता आपको याद रहना चाहिए, रास्ता नहीं भूलना है बिल्कुल भी, ठीक है। वहाँ से वो आपके कहाँ जाते हैं, शुक्रवाहिका के पास, वैस इफरेंस के पास। उसके बाद अधिवर्षण में जाएंगे। वहाँ क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे बाद में, किस हिस्से का क्या 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 काम होता है, इस पर बात करी जाएगी।
तो ये अधिवर्षण नीचे निकलते हैं, फिर उसके बाद एक नलिका में जाते हैं जो इसको बाहर निकल जाएगी, जिसको शुक्रवाहक या वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस तो इम्पोर्टेंट नाम है, सब याद रखना है कहाँ कहाँ कौन सी ट्यूब है। वास डिफरेंस इनको लेकर के बाहर जाती है। अभी हम दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ क्या क्या जा रहा है। अभी के लिए आप एक एक चीज़ को ध्यान रखना। देखिए वास डिफरेंस निकली कहाँ से, अधिवर्षण से निकलती हुई आई है। इनका काम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम समझेंगे पाथ, रास्ता कौन सा है, कहाँ कहाँ से स्पम्स होकर निकलते होते हैं। तो भाई देखिए ऐसा है कि बहुत लंबी नलिका होती है आपकी ये अधिवर्षण, इसमें ये उलझी हुई रहती है। इसके अंदर से स्पर्म जो है स्टोर भी रहते हैं, इसके अंदर संचित रहते हैं। निकलेंगे शुक्रवाहक से आएंगे। फिर आप देखो शुक्रवाहक जो है वो आपका मूत्रवाहिनी जिसको लिख रहे हैं, यूरेटर कहते हैं इसको, यूरेटर के ऊपर से लटक के आई है। और अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लिखा है शुक्राशय। तो आपको मैं यहाँ पर एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारे टेस्टिस से निकली हुई जो थी वास डिफरेंस थी, ये वाली पाइप है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपकी शुक्रवाहक है मान लीजिए। तो शुक्रवाहक बेटे ऐसा होता है कि ये यहाँ पर मान लीजिए आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और ये यूरेटर है, मूत्रवाहिनी है, ये इस तरह का। तो इसके ऊपर से जाती है इस तरह से, और यहाँ पर एक आपकी ग्रंथि लगी होती है जिस ग्रंथि को कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं? शुक्राशय। शुक्राशय ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल वसाइकल। क्या कहते हैं? सेमिनल वसाइकल। सेमिनल वसाइकल का जो पाइप होता है वो इसमें जुड़ा रहता है। आप ऐसा समझना, आपके समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि जो आपका सेमिनल वसाइकल जो ग्लैंड है, मान लीजिए ये आपकी यहाँ सेमिनल वसाइकल लगी है, तो सेमिनल वसाइकल शुक्राशय का जो पाइप होगा, जो उसकी डक्ट होगी, नलिका होगी, वो आपकी इस वास डिफरेंस के साथ जुड़ जाती है। ये क्या है आपकी? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किसको कहते हैं? शुक्रवाहक को कहते हैं। इसके अंदर स्पम्स हैं, तो ये इसको जोड़ लेगी और जोड़ करके यहाँ अटैच कर देगी जो आपकी यूरिथ्रा है जिसमें यूरिन होता है, उससे जोड़ लेगी आकर के। ठीक है, यहाँ देख सकते हो ये जोड़ दिया यहाँ पर। तो अब जब ये यहाँ पर जब इसमें शुक्राशय की जब सेमिनल वसाइकल की नलिका इसमें जुड़ जाती है ना, तब ये इतना हिस्सा जो है ये वाला, ये फिर आपका वास डिफरेंस नहीं रह जाता है, फिर ये स्खलन नलिका बन जाती है। क्या बन जाती है? स्खलन नलिका। इंग्लिश में कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये ध्यान रखना, ये सवाल आता है स्खलन नलिका किस किस के मिलने से बनती है, तो आप ध्यान रखना वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहक और शुक्राशय का जो पाइप होता है, मतलब जो नलिका होती है, उसके जुड़ने से आपकी स्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट बनती होती है। ठीक है, आकर के ये आपकी यूरिथ्रा में जुड़ जाएगी। यहीं पर आप देखोगे कि इसके ऊपर कवर करके, यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि भैया यहाँ पर इस जगह पर एक ग्रंथि इसको कवर करके रखती है, एक ग्रंथि, दो नहीं एक, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो आपकी सिंगल होती है, एक अकेली होती है। काम क्या है आगे पढ़ेंगे। वो इसको पूरी तरह से कवर करके रखती है। यहाँ पर दो ग्रंथियाँ आगे आप जोड़ों में लगी हुई पाओगे जो कि आपकी कहलाती हैं काउपर्स ग्रंथि। क्या कहलाती हैं? काउपर्स ग्रंथि। ये आपकी बुक में मैं दिखाता हूँ। देखिए ऐसा है, यहाँ पर देखो ये प्रोस्टेट है, पुरस्थ ग्रंथि। यार ये सिंगल है, ये डबल नहीं है। प्रोस्टेट सिंगल होती है, शुक्राशय आपके दो होते हैं। इधर वाले में देखो एक शुक्राशय ये है आपका, दूसरा ये है प्रोस्टेट, जबकि आपकी एक होती है, ये ध्यान रखना। और ये मूत्र मार्ग जो होता है उसको कवर करके रखती है। फिर आगे लिखा है कंदमूत्र पथ ग्रंथि। ये आपकी बेटा है काउपर्स ग्लैंड। ये काउपर ग्लैंड आपकी दो पेयर में होती हैं। इनके सबके फंक्शन हम देखेंगे। अभी आपको इनकी सबकी पोजीशंस का पता होना चाहिए, कौन सी ग्रंथि कहाँ पर मिलती होती है। ठीक है ना बात, ध्यान रखना। पहले होती है शुक्राशय, शुक्राशय के बाद स्खलन नलिका बनती है, वो आकर के मूत्रमार्ग में जुड़ जाती है, वहाँ पर कवर करके ग्रंथि रखती है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के आगे चलोगे तो दो ग्रंथियाँ और जोड़ों में मिलती है जिनको कहते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि यानी काउपर्स ग्लैंड। एक और इसका नाम है बल्बो यूरिथ्राई
यूरिथ्रल ग्लैंड, क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये सवाल है, पूछ ले जाते हैं। 2 कौन होती हैं, 1 कौन होती हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। प्रोस्टेट 1 है, शुक्राशय 2 है, कॉपर 2 है। ठीक है जी, इनके काम क्या है वो उस पर बाद में बात करने वाले हैं। तो ये आपको पूरा रास्ता, पूरा पाथ जो है भैया आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, कौन कहाँ से निकलती है, ये सब पता होना चाहिए। इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आप एक एक चीज़ की पोजीशन को समझ पाओगे, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है। फिर हम हर एक पार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे, आगे चलकर हर एक पार्ट की जो काम है उसको समझेंगे। ठीक है ना। टेस्टिस के अंदर और क्या चीज़ें मिलती हैं उसका सेक्शन कटिंग पढ़ेंगे, उसको क्या क्या चीज़ें मिलती है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे कुछ होता है, सब कुछ हम आगे चलने वाली वीडियो में पढ़ते रहेंगे। तो भाई आज के लिए रहेगा इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर आपको देखी नहीं जाती है। तो ध्यान से बस चीज़ों को छोटा छोटा करके पढ़ते रहिएगा। यहाँ तक एनसीईआरटी को 1-2 बार पढ़ना, चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी कुछ दिन बाद ऐसी हो जाएगी कि जैसी कोई बहुत ही अच्छी बुक होती है। ठीक है ना, मतलब यही फिर आपका सिलेक्शन कराएगी, इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत ज़्यादा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सपोर्ट करते रहिएगा, लगातार वीडियो आती रहेंगी। भाई कभी कभी डिले हो जाता है, थोड़े थोड़े काम भी रहते हैं मुझे, मतलब ट्यूशन रहते हैं थोड़े बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं बिजी रहता हूँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी। तो आप सपोर्ट करते रहेगा, मैं आपको बहुत सपोर्ट करता रहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा दुख है कि भाई हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे रह जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर सेलेक्ट होंगे, ज़रूर सेलेक्ट होंगे, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। लगातार बने रहेगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।